हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी 55 खंबे लाल दीवारें नाम के दूरदर्शन पे आए हुए टीवी शो के बारे में, जो आया था 1993 में, जिसमें काम कर रही थी मीता वशिष्ठ और अमन यतन वर्मा। अमन यतन वर्मा और मीता वशिष्ठ के बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पर्पसली उनके ऊपर मैंने बहुत बात करी है। अमन यतन वर्मा के ऊपर तो मैंने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट भी बनाया है, और मीता विशिष्ट के ऊपर मैंने बात करी है जब जब उन्होंने किसी वेब सीरीज में या शॉर्ट मूवी में काम किया है। तो मैंने उनके अभिनय को, उनकी पर्सनालिटी को बहुत ही सराहा है, बहुत ही पसंद किया है। तो मैं उन पर अपना वक्त नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके बारे में बहुत बात कर चुकी हूँ। मैं यहाँ सीधे कहानी के बारे में बात करूंगी। कहानी एक तरीके से एक ऐसी महिला की है जिसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं। वो एक कॉलेज में आप कह सकते हैं टीचर है, और साथ ही साथ उस कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल है, उसकी वो वार्डन भी है। तो एक तरीके से उसी के पैसों से उसके घर का खर्च, उसके पिता की बीमारी का इलाज, उसके भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, शादी, सबकी जिम्मेदारी उस लड़की पर है। और उसकी जिंदगी में आता है एक लड़का जो होता है अमन यतन वर्मा, जिससे वो प्यार कर बैठती है, जिससे वो शादी करना चाहती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का बोझ वो खुद ही उठाना चाहती है। हालांकि लड़का उसकी जिम्मेदारी की जो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे भी वो अपने साथ लेना चाहता है, यानी कि उसकी जिम्मेदारियों के बोझ को हल्का करना चाहता है, क्योंकि वो भी उसकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाना चाहता है। लेकिन मीता जो है उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उसके अपने थॉट प्रोसेस हैं, और वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे हैं। वाकई मतलब मैं देखती हूँ कि दूरदर्शन 90s के एरा में, जब इतना ज़माना एडवांस भी नहीं था, तब भी औरतों को मोटिवेट करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको एक तरीके से स्वावलंबी जीवन जीने के लिए कितने प्रभावित करता था। लेकिन सन 2000 के बाद जो एक औरत को लेकर जो एक छवि टेलीविजन पर दिखाई गई, वो वाकई मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे अफ़सोस होता है कि औरत को यही बताना है कि तुम्हें ज़िंदगी में तुम्हारा मकसद ही जो है शादी करने के लिए हुआ है, बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है, अपने ससुराल वालों के झगड़े सुलझाने के लिए हुआ है, उस पे जासूसी करने के लिए हुआ है, और अपने पति की बेवफाइयों को एक्सेप्ट करने के लिए हुआ है। ये बातें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि वाकई मुझे ये देखकर बड़ा ही बुरा लगता है कि दूरदर्शन, जिसका हम एक वक्त पे मजाक बनाया करते थे, और मजाक बनाने का कारण भी यही होता था कि भाई सैटेलाइट चैनल्स जब से आए तब से जो है लोगों को ये लगने लगा कि जो भी दूरदर्शन देखता है वो सारे पिछड़ी सोच के लोग होते हैं, क्योंकि दूरदर्शन पर जो है घिसे पिटे प्रोग्राम्स आते हैं और एक तरीके से बहुत ही पिछड़ी सोच को दर्शाया जाता है। बट एक्चुअल में अगर आज की तारीख में आप रियलिटी देखें तो दूरदर्शन जितना एडवांस, जितना ब्रॉड माइंडेड जो उसका कंटेंट रहा है, वो देखकर बहुत अच्छा लगा है, जिसमें मैच्योरिटी भी थी, सेंसिबिलिटी भी थी, और एक तरीके से पवित्रता भी थी, और प्रैक्टिकलिटी भी थी। और वहीं पर जो सैटेलाइट चैनल के जो शोज होते थे, धीरे धीरे शुरुआत तो उनकी भी काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से साल 2000 के बाद जो एक तरीके से टेलीविज़न का जो चलन बदला, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि आज तक हम उस सिनेरियो से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कल्चर के नाम पर, परंपरा के नाम पर, त्याग के नाम पर, एडजस्टमेंट के नाम पर जो औरतों का इमोशनल शोषण इन कुछ
आप कह सकते हैं प्रोडक्शन वालों ने किया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपनी एक्ट्रेसेस को जरकन की साड़ियां पहनाकर जिस तरीके से जासूसियां करवाई हैं, किचन में खाने बनवाए हैं, और उनकी जिंदगी का बस यही मकसद है, यही मोटो है कि हमें अपनी पहचान नहीं बनानी है, हमें किसी घर की बहू बन के रहना है। तो यहाँ पर ना इससे पता चलता है कि पहले के लोग में ये सेंस ही नहीं थी, लोग क्रिटिसाइज भी करते थे फिर भी इनको देखा करते थे। तो ये एक तरीके से इन लोगों ने औरतों के माइंड को कितना जकड़ लिया था। और देखिए ये शोज कहने को खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके सेकंड पार्ट क्यों बन के आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि भाई वापस से औरतें, क्योंकि अब हर लड़की समझदार हो रही है, सेंसिबल हो रही है, और अब जो है लोग लौट लौट के दूरदर्शन देख रहे हैं, वापस से उस जमाने को महसूस करना चाह रहे हैं जिसको वो छोड़ आए हैं। और आज की जनरेशन ने भी लॉकडाउन में जो है वो दूरदर्शन ही देखा था। तो कहीं वापस से उस एरा में, उस सोच में लोग ना चले जाएं, इसीलिए वही अपने घिसे पिटे पुराने थकेले शोज के सेकंड सीजन ये लॉन्च कर रहे हैं कि लोगों में हाइप बने, लोग वापस से देखें। तो ये कितनी ज्यादा घटिया सोच मुझे लगती है। और वाकई मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब एक औरत दूसरी औरत की क्या छवि दिखाने की कोशिश कर रही है सीरियल में, कि जो लड़की घरेलू है वही एक अच्छी बहू है, उसी के सर पर ही बहू का ताज चढ़ेगा, और जो लड़की एम्बिशियस है वो तो मतलब उसको तो गधे पर बिठाकर मुंह काला करके उल्टा घुमाओ। ये मतलब लोगों की है ना कि वो तो बहू बनने लायक ही नहीं है, वो तो एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकती, क्यों, उसका कसूर ये है कि वो महत्वाकांक्षी है। तो ये सोच जो दिखाई गई है ना, ये कितनी पिछड़ी सोच है। तो मुझे देखकर बड़ी खुशी भी होती है और बड़ा अफसोस भी होता है कि कितना दूरदर्शन को हम लोगों ने गलत समझा। तो वाकई जिन लोगों को भी ये शो देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये शो कहने को एक लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी होने के बावजूद भी एक औरत की सहनशीलता, उसके त्याग, उसके करेज, उसकी हिम्मत, उसके हौसले को मतलब आपका सलाम करने का दिल चाहेगा कि एक औरत क्या होती है, एक औरत क्या कर सकती है, क्या उसके अंदर एबिलिटी होती है। और ये प्यार मोहब्बत, औरत की स्ट्रेंथ का ना औरत को ही पता होता है, बट अनफॉर्चुनेटली समाज के प्रेशर से, समाज के ताने, परिवार के प्रेशर से वो अपनी ताकतों को भूल जाती है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़कर बहुत गलत गलत डिसीजन ले लेती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि लोग प्यार में बच्चे बन जाते हैं, लड़कियां प्यार में दीवानी हो जाती हैं, पागल होती हैं। लेकिन जो समझदार औरत होती है ना, या मर्द होते हैं, चलो मर्द भी होते हैं, जो एक वाकई जेन्युइन प्यार में बिलीव रखते हैं या प्यार जेन्युइनली किसी से करते हैं, वो और भी ज्यादा समझदार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, सेंसिबल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, केपेबल हो जाते हैं। यही इस कहानी में दर्शाया गया है, और बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है, और बड़ी ही काबिले तारीफ से दर्शाया गया है। सिर्फ 9 एपिसोड्स में आपको ये कहानी पूरी शुरू से लेकर एंड तक मिल जाएगी, सिर्फ 9 एपिसोड। आप सोचिए कि ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के चैनल के शोज 8-8 9-9 साल तक चलते हैं, फिर भी इनको क्लोजर नहीं मिलता। और आप सोचिए 9 एपिसोड्स में ही कहानी पूरी शुरू होकर अपने अंत तक पहुंच जाती है, और इतने खूबसूरत तरीके से इस कहानी को डायरेक्ट किया गया है, अभिनय किया गया है, स्क्रीन प्ले लिखा गया है। इसके सेट्स वगैरह देखकर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि पहले लोगों के इतने बजट भी नहीं होते थे, सीरियल्स के क्या बजट होते थे, सीरियल्स की व्यूअरशिप और सीरियल्स को लेकर लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था वो क्या होता था, वो आप सबको पता है। वो तो सन 2000 के बाद लोगों का थोड़ा ध्यान अलग तरीके से सीरियल्स पे गया। और दूरदर्शन ने तो, अगर आप दूरदर्शन की हिस्ट्री चेक करें, तो दूरदर्शन ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए कितने अच्छे अच्छे सीरियल बनाए हैं। उड़ान इसमें से एक है, एक लेडी पुलिस ऑफिसर की कहानी। मैंने उनकी जो लीड एक्ट्रेस थी उड़ान की, कविता चौधरी, उस पर भी मैंने
उनके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाया था। तो आप सोचिए, अगर आप हिस्ट्री चेक करें ना दूरदर्शन की, तो विमेन एम्पावरमेंट को कितना सपोर्ट किया है दूरदर्शन ने, वो आपको देखने को मिलेगा, और कितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। और उनके जो शोज आप देखेंगे दूरदर्शन के, तो आपको लगेगा कि ये शो अपने वक्त से कितने आगे के हैं, और उसके बावजूद भी इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। वो तो भला हो लॉकडाउन का, चलो लॉकडाउन की कुछ तो बातें अच्छी हुई कि लोगों को दूरदर्शन के करीब जाने का मौका मिला और ऐसे शोज को देखने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ यूट्यूब का, जिन्होंने कुछ ऐसे शोज के एपिसोड्स यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिए, जिसमें से ये 55 खंबे लाल दीवारें नाम का भी ये शो है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और वेव्स नाम की ओटीटी ऐप पर भी ये अवेलेबल है। तो मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप लोग ये शो देखें, और जो भी मतलब स्पेशली विमेंस को तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि उनको ये शो देखना चाहिए। मेंस भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, साफ सुथरा ये शो है। कोई अपने परिवार के साथ बैठकर देखिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, अगर आप महिला हैं तो अपनी दादी माँ नानी सबके साथ बैठकर देखिए। मैंने ऐसे ही एक शो दूरदर्शन का आरोहण, उसका भी मैंने रिव्यू किया था, जिसमें पल्लवी जोशी थी। वो भी शो विमेन एम्पावरमेंट को, विमेन के करेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस शो ने दिखाया था। तो मैं डेफिनेटली हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी। और इस शो के माध्यम से ना आपको एक चीज और भी पता चलेगी कि हर बार औलादें गलत नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ औलादें होती हैं, और आज की तारीख में क्या बेटा क्या बेटी सभी, मतलब जब इंसान का कहते हैं ना पुण्य खत्म हो चुका हो, पाप का पुण्य, पाप जागा हुआ होता है, तो क्या लड़की क्या लड़का, कोई भी औलाद आपके काम नहीं आती। और अगर पुण्य जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, तो आपको लड़की हो लड़का हो या कोई भी औलाद ना हो, आपकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ना मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि हर बार औलादें गलत नहीं होती हैं। बहुत सारी औलादें, लड़का लड़की, अपने पेरेंट्स की मतलब इमोशनल सिक्योरिटीज को ध्यान में रखकर खुद की इमोशनल सिक्योरिटीज को तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव रखती हूँ कि अच्छी औलाद कौन होती है। अच्छी औलाद वो होती है जो अपने माँ बाप के कठिन समय में, माँ बाप का कठिन समय कौन सा होता है, जब वो बिस्तर पर होते हैं, उस वक्त अगर औलाद पास ना हो और चाह कर भी पास ना आए, एक होता है आ नहीं पाई, लॉकडाउन है, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन आ सकती है, उसके पास पैसे की भी कमी नहीं है, रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, उसके बाद भी जो औलाद अपने माँ बाप की बिस्तर पे पड़े हुए हालत में उनको देखकर भाग जाते हैं, वो औलाद चाहे औरत हो चाहे बेटा हो, वो बेकार है। और मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी औलादें नहीं होती हैं, लेकिन कोई और औलाद बनकर, जिसके साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता है, सिर्फ दिल का रिश्ता होता है, वो भी आकर इस तरीके से सगे बच्चों की तरह सेवा कर देते हैं। और कुछ औलादें तो ऐसी होती हैं जो अपना इमोशन, अपने जज्बात सब कुछ साइड में कर कर सिर्फ अपने माँ बाप को इमोशनल फ्रंट पर सिक्योर करने में लग जाते हैं। तो इन शॉर्ट, मैंने बुरी औलादें भी देखी हैं, मैंने अच्छी औलादें भी देखी हैं, मैंने बुरे बेटे भी देखे हैं, अच्छे बेटे भी देखे हैं, मैंने अच्छी बेटियां भी देखी हैं और बुरी बेटियां भी देखी हैं, मैंने सब कुछ देखा है। और अच्छी बहुएं भी देखी हैं और बुरी बहुएं भी देखी हैं, पोता पोती भी देखे हैं जो मतलब अपनी दादी दादा के एक एक दवाइयों का ध्यान रखते हैं। और मैंने ऐसे पोते भी देखे हैं जो, अब जाने दो, फिर वो मामला थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, मैं बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने वो भी देखे हैं, खराब खराब ग्रैंड चिल्ड्रंस भी देखे हैं। तो सब कुछ देखा है मैंने, और जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी की वजह से मैं कह रही हूँ कि हर बार अगर औलाद सही नहीं होती, तो हर बार औलाद गलत भी नहीं होती है। औलादें बहुत कुछ अपने माँ बाप के लिए कर जाती हैं, लेकिन वही वाली बात है कि, वही बात है ना कि
हम बस वही औलादों को देखते हैं कि भाई उन औलादों ने देखो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, लेकिन वो औलादे भी तो देखो जो अपने माँ बाप की मेंटल हेल्थ के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को दांव पे लगा देते हैं, बट उनके बारे में कोई बात नहीं करता। मेरा मुद्दा वो है। तो ज्यादा कुछ और कहूंगी नहीं। ये जो वीडियो है इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें। मैं मतलब ये शो देखें, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस शो को आप लोगों के सामने रिव्यू करना चाहती थी, बट वो मेरी गलती है, मेरा आलस है, जिसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे कभी कभी लगता था कि पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे बोलना चाहिए। हर एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करना मेरी जिम्मेदारी बनती है एज अ रिव्यूअर, एज अ पॉडकास्टर। तो मैं क्यों ना इस शो के बारे में बात करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस शो के बारे में बात करूं। हो सकता है कभी आपके किसी घर के किसी बड़े सदस्य ने ये शो देखा हो, कभी दूरदर्शन पे। तो हो सकता है आपने भी कभी बचपन में उनके साथ बैठकर देखा हो, क्योंकि मुझे भी याद है मैंने भी ये शो शायद ऐसे ही चलते फिरते अपनी दादी दादा के कमरे में बैठ के हल्का सा देखा था। क्योंकि जब मैंने ये शो यूट्यूब पे देखा, मैंने इसको बहुत समय पहले देखा था, 2-3 साल पहले ही देख लिया था। तब मैं उस पे पॉडकास्ट नहीं बनाती थी। तो तब मेरे दिमाग में था कि हाँ, मुझे पॉडकास्टर बनना है, मुझे यूट्यूब पे आना है, और कभी ये शो का मौका मिलेगा तो मैं पहले मैं खुद यूट्यूब पे आ जाऊं, उसके बाद मैं इस शो का रिव्यू करूंगी। लेकिन फिर वही वाली बात है कि यूट्यूब पे आ तो गई, लेकिन फिर उसके बाद एक अलग ही स्ट्रगल में मैं निकल पड़ी। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं करी है। तो हो सकता है आने वाले समय में मैं बात करूं, क्योंकि अब ऐसे लोग मेरे चैनल पर हैं जो वाक़ई मेरे काम को समझते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूं, उनको डिसअपॉइंट ना करूं। तो वो भी एक बात होती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक सही वक्त है इस शो के बारे में बात करनी चाहिए, और इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। और आगे भी ऐसे अंडररेटेड शोज को मैं आप लोगों के सामने लाती रहूंगी और उनके बारे में मैं बात करती रहूंगी। और मीता वशिष्ठ और अमन यतन वर्मा की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, और एक साफ सुथरी लव स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी वजह से भी आप ये शो देख सकते हैं कि एक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ी हुई औरत जब प्यार करती है तो वो किसको चुनती है? वो सेल्फिश होती है, या वो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ ही अपने कदम मोड़ लेती है? ये सारे सवालों के जवाब आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ 9th एपिसोड में मिल जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से लेकर 9th एपिसोड तक आप कहानी के साथ बंधे रहेंगे। तो बस और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको आपने कभी ना कभी किसी सैटेलाइट चैनल पर देखा होगा। हो सकता है उनमें से कुछ अभी भी काम कर रहे हों, या हो सकता है अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हों, चले गए हों। सो बस इसी के साथ अब मैं भी चलती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और मेरा ये वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।